हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी का घटना चक्र। तो यहाँ पे हम लोग आधुनिक भारत का जो इतिहास है उस पर प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो हमारा 350वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 का जो एक्ट आया था उसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इनको अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आज जो है हमारा आधुनिक भारत का मतलब पूरा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। घटना चक्र में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आज आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे। कल से हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। ठीक है, तो क्या समाप्त किया था? तो जो प्रोविंशियल डायरकी था, प्रोविंशियल डायरकी यानी कि प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, इसको समाप्त कर दिया गया था 1935 में। इसको लागू किया गया था 1919 में। ठीक है, तो 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे कुछ विषय ऐसे होते थे जो कि आरक्षित होते थे, रिजर्व्ड होते थे, कुछ हस्तांतरित होते थे, ट्रांसफर्ड होते थे। तो दो तरह के विषय हुआ करते थे, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। ठीक है, आरक्षित जो होता था और उसमें सभी प्रांतों के लिए पूर्ण उत्तरदायी जो होती थी वो सरकार होती थी। वहीं जो हस्तांतरित विषय होते थे इन पे कानून बनाने का जो अधिकार था वो दूसरे तरीके से होता था। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों में भेद हुआ करता था। इस भेद को समाप्त कर दिया गया, एटलीस्ट प्रांतीय लेवल पे इसको समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। यहाँ पे कुछ पुस्तकें दिए हुए हैं, उसके लेखक दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित करेंगे। तो यहाँ पे है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ। फिर है प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस। नेक्स्ट है आवर इंडियन मुसलमान। तो यहाँ पे सबसे आसान जो है वहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे आनंद मठ दिया हुआ है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, तो 3 का हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर इंडियन मुसलमान। इस पे भी बेस्ड हमने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि ये एक स्टेटमेंट दी गई थी और आवर इंडियन मुसलमान बुक से एक स्टेटमेंट दी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर था उसका W हंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें जो होती है ये मैच कर जाएंगी। इसके बाद आता है प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एक क्रिश्चियन का नाम भी दिया हुआ है, फादर बुल्के, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई है। देन है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट जो है वो ताराचंद के द्वारा ही लिखी गई है, यानी कि फर्स्ट का ए हो जाएगा। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, अगर स्पेसिफिकली बिहार की बात की जाए तो के दत्ता के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो सभी आंसर्स मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे बुक्स जो है वो दिया हुआ है। आनंद मठ का हो जाएगा बंकिमचंद्र चटर्जी, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस का हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, आवर इंडियन मुसलमान्स का हो जाएगा W हंटर, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार का हो जाएगा के दत्ता, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया का हो जाएगा ताराचंद्र। इसके साथ ही यहाँ पे देखना है जो आनंद मठ लिखी गई है ये सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखी गई है। सन्यासी विद्रोह जो है वो 1763 से 1800 के बीच में हुआ था और इसी पे बेस्ड ये जो किताब है आनंद मठ लिखी गई है। वहीं अगर बात की जाए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है भारत में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ है इसके इतिहास के बारे में लिखा गया है, ताराचंद्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो किसने शुरू किया था, क्वेश्चन दिया हुआ है। ये अमेरिका से शुरू किया गया है। फ्री हिंदुस्तान इस अखबार का नाम था। ठीक है, तो ये हुआ था तारकनाथ दास के द्वारा। अमेरिका के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार जो है ये तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज़ उठाई जाती थी और ये जो वर्ष था ये 1910 के लगभग का वर्ष था जब ये अखबार जो है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट, इसके लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन शेरोल नाम है। काफ़ी फेमस बुक है ये, इंडियन अनरेस्ट।
इसके जो लेखक हैं ये है वैलेंटाइन शिरोल। इसके अलावा इस बुक के बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इस बुक में बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बुक में या फिर किसने, किसके द्वारा भारत में अशांति के जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो उपन्यास है ये इनके द्वारा लिखी गई है 1865 ईस्वी में। इसके अलावा और भी उपन्यास इन्होंने लिखा है जिसका नाम है आनंद मठ, राज सिंह, विप्रवृक्ष, और ये सभी बंगला साहित्य हैं। ठीक है, तो बंगला भाषा में लिखा करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? ठीक है, तो पटना में होता था इंडियन नेशन का। इंडियन नेशन, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इंडियन नेशन का जो अखबार का प्रकाशन होता था ये पटना में होता था। तो यहाँ पे 1931 में दरभंगा के महाराज हुआ करते थे जिनका नाम था कामेश्वर सिंह। इन्होंने ही इसका प्रकाशन शुरू किया था, द इंडियन नेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो यहाँ पे झंडा गीत जो है, इस शीर्षक का जो गीत है ये श्याम लाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन मैंने तो कभी नहीं देखा है। तो झंडा गीत याद रखिएगा, श्याम लाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशंस होती हैं इनको अक्सर याद कर लेना चाहिए कि इन फ्यूचर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको याद रहेगा कि झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है, श्याम लाल पार्षद के द्वारा। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्ष की हुई थी? तो 6 वर्ष की हुई थी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक पे सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने का आरोप लगाया गया था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही इन पे राजद्रोह का मुकदमा भी दायर किया गया था। जूरी के 2 भारतीय सदस्य थे जो कि असहमत थे इससे, पर इसके बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सज़ा भी सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उस वक्त जो गवर्नर की पोस्ट थी, गवर्नर ऑफ इंडिया, इसकी जो पोस्ट है ये संभाली थी सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, तो गवर्नर जनरल बने थे ये इंडिपेंडेंट इंडिया के। बाद में इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी जो है वो स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो प्रथम भी थे और साथ ही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। बाद में इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे ये, और फिर उसके बाद 52 से 54 तक ये मद्रास के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे थे। फिर इनका कुछ मतभेद हो गया कांग्रेस से और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है 1901 में इन्होंने शांति निकेतन एक विद्यालय को प्रारंभ किया था जो कि 1918 में विश्व भारती नाम का एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। 1913 में इनको एक गीतों की पुस्तिका जिसका नाम था गीतांजलि, इसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मारवा जो समुदाय है उनके लोगों के साथ ये हुआ था। तो 1899 में तिरुनेलवेली जो कि शिवकाशी तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पे भयंकर दंगे हुए थे। इसमें जो नदार समुदाय के लोग हैं ये लंबे समय से मंदिरों में पूजा का अधिकार मांग रहे थे। मांग पूरी न होने पर जो नडार है और मारवा समुदाय है इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है और साथ ही दंगे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? ठीक है, तो यहाँ पे 1947 के बाद की बात हो रही है, यानी कि आज़ादी के बाद
जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान है वो अरुणा असफ अली के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे ये एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचिता कृपलानी भूमिगत आंदोलन के 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। इसके बाद ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई थी जब भारत को आज़ादी मिल गई थी। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और रूस की यात्रा भी की थी इन्होंने। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में सहयोगी रही हैं। 1958 में दिल्ली की मेयर भी बनी थी। फिर पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने 1947 के बाद भी भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इनके बारे में, अरुणा असफ अली जो थी काफ़ी योगदान दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। तो अंतरिम सरकार जब बनी थी तो पहले तो इसमें मुस्लिम लीग ने आने से मना कर दिया था। बाद में जब आए थे तो लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो इसका पुनर्गठन किया गया अंतरिम सरकार का और अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री के पद पर लियाकत अली खान को पद पर थे। इसके साथ ही गृह विभाग सरदार पटेल के पास था और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का जो विभाग था ये जवाहरलाल नेहरू के पास था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अंतरिम सरकार की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे अरक्षित छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बिहार की जनता और जो मंत्रिमंडल के लीग के नेता हैं इनमें कुछ हिंसक और असभ्य आक्रमण हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1946 में ये बात सरदार पटेल के द्वारा कही गई थी, ठीक। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि खाद्य और कृषि विभाग जो है ये राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर। इसके साथ अगर रक्षा विभाग की बात की जाए तो यहाँ पे बलदेव सिंह है और साथ ही गृह विभाग की बात की जाए तो वल्लभ भाई पटेल है। याद रखिएगा 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं, 2 बार मिनिस्ट्रीज़ का जो डिवीज़न है वो किया गया है। एक तो अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट, और जब कैबिनेट बनती है, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं तो वो भी लिस्ट जो होती है वो अलग होती है। तो दोनों ही लिस्ट अलग अलग है, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। और ये जो बनारस हिंदू महासभा है इसके ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी थे, मतलब इन्होंने ही सभा की स्थापना में योगदान किया था, ठीक है। तो 1923 में इसकी अध्यक्षता की थी। इसके साथ ही अगर मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी में इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया है तो मदन मोहन मालवीय, द इंडियन यूनियन ये भी मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय और द लीडर ये दोनों का ही प्रकाशन जो है ये भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था। तो मौलाना गफ्फार खान था, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। यहाँ पे इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। तो जब पाकिस्तान यानी कि जो भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है इसके पेशावर ज़िले से संबंधित थे ये, ठीक है। बाद में अब्दुल गफ्फार खान जो थे इनका नाम जो था सीमांत गांधी भी कहा जाता है, बादशाह खां भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, साथ ही फ़क्रे अफ़गानिस्तान भी कहा जाता है। 1987 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो ये बिहार से संबंधित थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे और बाद में जब संविधान लागू हुआ था तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद का रोल जो है वो हम लोग जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तब से देख रहे हैं कि ये बिहार के बहुत ही सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शर्मा किस गाँव के थे। तो ये अमराहा के थे, अमहरा के,
ठीक है, अमहरा के थे ये, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पटना के निवासी थे ये, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो रामचंद्र शर्मा जो थे कहाँ से संबंधित हैं, तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अमहरा से संबंधित है जो कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो यहाँ पे जगत नारायण लाल जो है इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, तो ये भी जयप्रकाश नारायण के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इनको भी गिरफ्तार किया गया था और बांकीपुर जेल में भेजा गया था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो नेहरू जी जो थे वो हमारे प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, तो हमारा देश जो था उस वक्त काफ़ी वीक स्थिति में था, तो हम किसी एक देश के पक्षधर नहीं बन सकते थे। हमें उस वक्त हर देश से अपना कुछ ना कुछ व्यवहार जो है वो अच्छा रखना था, क्योंकि हमें अपनी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो था उसको एक सुदृढ़ बनाना था। तो हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी जिसको नॉन अलाइनमेंट कहा जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको नैम के नाम से जाना जाता है, ये भी चलाया गया था। तो ये सिद्धांत जो है ये नेहरू जी के द्वारा अपनाया गया था, जिससे विश्व में शांति और आपसी सहयोग जो है वो स्थापित हो सके। तो नेहरू जी ने भारत की जो नीति थी इसको मुख्य रूप से शांति, निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो था वो बना रहे। तो यहाँ पे 20 दिसंबर 1961 को भारत के जो प्रधानमंत्री थे, इसके साथ ही मिस्र के जो राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर और युगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो, इन सभी के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में युगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया था, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का गठन किया था। इसके साथ ही इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो सितंबर 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो बेलग्रेड में आयोजित किया गया था इसका पहला शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि विभाजन के उपरांत अस्तित्व में आए जो दोनों देश हैं भारत और पाकिस्तान, इसमें पड़ने वाली जो देसी रियासतें हैं इनके प्रश्नों को निपटाना पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो देसी रियासतें थी उनको कहा गया या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए या तो फिर इंडिया का पार्ट बन जाइए। तो उस टाइम पे सरदार पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी एकीकरण करने के लिए। जितने भी देसी रियासतें थीं उनमें उन्होंने विज़िट किया था और सबको मनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला। स्टेट डिपार्टमेंट के कार्यभार जो है वो इनको सौंपा गया था और रियासतों का एकीकरण करने का कार्य जो है वो इनको सौंपा गया था। इसमें इनके जो सचिव थे इन्होंने भी बहुत जिम्मेदारी की भूमिका निभाई थी, जिनका नाम था वीपी मेनन। ठीक है, तो दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट है, सरदार पटेल और वीपी मेनन। ये लोग एक एक देसी रियासतों से मिले थे, उनको मनाने की कोशिश की थी और फाइनली सभी लोग मान गए थे। जो नहीं माने थे उन पे कहीं ना कहीं ऑपरेशन चलाया गया था, जैसे जूनागढ़ हुआ, हैदराबाद हुआ, इन सभी रियासतों में। और जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति भी से परिचय हैं आप। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑपरेशन के थ्रू इन सभी रियासतों को मिला लिया गया था। जैसे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद की बात की जाए, जम्मू एंड कश्मीर के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया था। तो इसमें सरदार पटेल की बहुत ही बड़ी भूमिका थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ठीक है, तो कुर्मी जो है वो डोमिनेंट कास्ट नहीं है, एक वर्चस्वशाली जाति नहीं मानी जाती है। बाकी अगर भूमिहार की बात की जाए, राजपूत की बात की जाए, कायस्थ की बात की जाए, तो ये सभी जो है ये डोमिनेंट कास्ट है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जाति बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस कम ही आते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे एक देवबंद नामक एक आंदोलन था, उसके एक बहुत प्रमुख विद्वान थे जिनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने ये देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। इसके साथ ही इन्होंने एक प्रकाशन भी किया था जिसका नाम था अल
नदवा। वर्ष 1940 से 46 की बात की जाए तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है, इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये पहले भी थे और अंतिम भी यही थे। इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो यहाँ पे 1948 से 50 के बीच में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल रहे। इसके साथ ये अपने पद पर रहे थे 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक। उसके बाद ये जो पद है ये समाप्त कर दिया गया था। बाद में 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे 1773 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त जो भी भ्रष्टाचार था या फिर कुप्रशासन था, इसको दूर करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था जिसको 1773 में लाया गया था। इसके तहत मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी इसको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, इसके साथ ही जो बंगाल के प्रथम गवर्नर बने थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो इसको सुधार के लिए पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 सही ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? याद रखिएगा, तो यहाँ पे है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास के लिए कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था पूछ रहा है, नहीं था पे जोर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम वो एक्ट जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं बनाया गया। तो जैसे देख सकते हैं हम 1773 हुआ, 1833 हुआ, 1919 हुआ, ये सभी आज़ादी के पहले के एक्ट हैं। वहीं अगर 1955 की एक्ट की बात की जाए तो ये हमारा जो स्वतंत्र भारत है उसके द्वारा बनाया गया कानून है, ना कि ब्रिटिश शासन के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास के लिए कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये जो सभी कानून हैं ये ब्रिटिश सरकार के ऐतिहासिक कानूनों में से आते हैं। वहीं अगर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट की बात की जाए तो ये 1955 में आया था, यानी कि हमारे भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश शासन का नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे एक्ट जो है इनको बनाया गया था अंग्रेज़ी शासन के द्वारा, जिससे कि प्रेस जो है, मीडिया जो है नियंत्रित रहे। अब उस टाइम पे मीडिया का सोर्स क्या होता था? जो अखबार छपते थे या जो प्रकाशन होता था, उपन्यास होते थे या पुस्तकें निकलती थी, इनको मीडिया कहा जाता था। उस टाइम पे मीडिया के और कोई क्षेत्र नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे टीवी, रेडियो एक्सेट्रा वाली चीज़ें नहीं थी। हाँ, रेडियो था, बट वहाँ पे जो मीडिया थी उसको नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट थे वो उसको कई सारे वर्षों में अलग अलग स्तर पे अपनाया गया था। जैसे कि 1935 में एक्ट आया, तो उस वक्त जो भी मीडिया रही होगी उनको नियंत्रण करने के लिए 1935 में बनाया गया। फिर उसके बाद एक और अधिनियम आया था 1867 में, जिसमें पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट जो अगर हम बात करें मीडिया के क्षेत्र में तो वो है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया था। बाद में 1908 में मिंटो के द्वारा भी एक सुधार कानून लाया गया था जो कि प्रेस एक्ट से संबंधित है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो मीडिया का कार्य क्या होता था कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ ना कुछ शब्द जो है या कुछ ना कुछ आर्टिकल जो है उसको प्रकाशित कर देती थी। तो यहाँ पे जो सर्वप्रथम प्रेस एक्ट था उसका ऐलान किया गया था 1935 में। बाकी प्रेस और पुस्तकों का जो पंजीकरण अधिनियम है ये 1867 में पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में पारित किया गया था। बाद में इसको रिपील कर दिया गया था 1882 में, पर इसको पारित किया गया था 1878 में। ठीक है, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के आप कोई भी पत्र जो है वो निकाल नहीं सकते हैं जिसमें अंग्रेज़ी सरकार का आलोचना हो। ठीक है, और ऑफ कोर्स सरकार जो है वो इसकी इजाज़त तो देगी नहीं, तो यानी कि कभी भी आप अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद प्रेस को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट जो है लॉर्ड मिंटो ने भी बनाया था, 1908 में इसको पारित किया गया था, जिसमें किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार दिया गया था सरकार को, अगर वो सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देती है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो यहाँ पे आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी दोनों की ही स्थापना जो है वो 1924-25 के आसपास ही हुई है। तो यहाँ पे 1925 जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये कानपुर में बनाई गई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना हुई थी नागपुर में। ठीक है, नागपुर में, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, कैथरीन मयो, एल्डस हेक्ले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ये सभी लोग जो थे ये ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की हालत थी, जिस तरह से भारत में आंदोलन होते थे, उन सभी पे टिप्पणियाँ लिखा करते थे। ठीक है, यहाँ पे नाम हो जाएगा कैथरीन मयो, एल्डस हेक्ले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्बी, ये सभी लोग जो है टिप्पणी लिखा करते थे भारत की हालत पे। कैथरीन मयो ने किताब लिखी थी जिसका नाम था मदर इंडिया। और अगर हम विलियम डिग्बी की बात करें तो इन्होंने लिखा था द अवेकनिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, चार्ल्स एंड्रूज जो थे ये महात्मा गांधी के मित्र भी थे और जब महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च निकाला था तो चार्ल्स एंड्रूज से कहा था कि इसकी सभी घटनाएं जो हैं वो संकलित की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये चार्ल्स एंड्रूज ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के राष्ट्रवाद को इन्होंने अपनी किताबों में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है एल्डस हेक्ले, ये पूर्वी सदी के पूर्वार्ध में भारत में यात्रा करते हैं और अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की जो स्थिति थी उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में हमने जाना जिसका नाम है, पहला मदर इंडिया, कैथरीन मयो के द्वारा लिखा गया है। द अवेकनिंग ऑफ इंडिया जो है वो विलियम डिग्बी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का जो भी हिस्ट्री का टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बीपीएससी में आए हुए सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपसे एक अनुरोध है कि अब तक जो भी लेक्चर पढ़ाए गए हैं, अगर आपका एक भी छूट गया है तो प्लीज़ उसको दोबारा से देख लीजिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आपके स्तर पे, उनको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक शॉर्ट नोट्स जैसा बनाए रखना चाहिए जिसको आप लोग बार बार पढ़ सकें। होता क्या है कि एग्ज़ाम का कंपटीशन जो है उसका लेवल बहुत बढ़ चुका है। तो अगर आप कभी भी ऐसा आपको लगता है कि कोई प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है या पूछा जा सकता है और कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ प्रश्न है, उसको तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनको हमने पढ़ा ही नहीं होता या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो हमें आ नहीं रहे होते हैं। तो उन क्वेश्चन से की अपेक्षा जो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं या जो क्वेश्चन समझे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपके आंखों के सामने से गुजरा है, तो उनको तो कभी नहीं भूलना चाहिए, ना ही उनको गलत करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि ये सभी प्रश्न जो भी मैंने आपको करवाए हैं, ये इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है हमारे चैनल पे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बड़ी इनिशिएटिव चलाई जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। साथ ही अगर जो भी आप लोगों के सहयोगी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें शेयर करिएगा चैनल को। तो यहाँ पे हिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट कर दी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलिटी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।